Hello students, we are starting our new topic known as the chemical equilibria या रासायनिक साम्यावस्था। सबसे पहले तो हम लोगों को इक्विलिब्रिया के बारे में स्टडी करना होगा कि इक्विलिब्रिया क्या चीज होता है। जैसे देखिए हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस हैं, थोड़ा सा नॉर्मल चीजें देख लें। रिएक्शंस के दो पार्ट हैं। नंबर फर्स्ट रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणी, और नंबर सेकंड है इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमण। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड हो सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है जो एक ही डायरेक्शन में 100% कंप्लीट हो जाती है, वो बैक नहीं हो सकती। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे NaOH + HCl मिलके बना देगा NaCl + वाटर। ध्यान से देखिए, NaCl + वाटर वापस कभी भी NaOH और HCl नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो रोज जो भर भर पेट सब्जी खाते हो ना, कभी नहीं खा पाते। रोज NaCl डालते हो सब्जी में, पानी तो होता ही है ना सब्जी में, और NaCl पानी में जाके अगर वापस NaOH और HCl में कन्वर्ट हो जाता तो सब्जी खाते या मुंह जल जाता। और ये एक आयनिक इक्विलिब्रिया का एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। तो ऐसी रिएक्शंस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना हो सके वो इरिवर्सिबल कहलाती है। मतलब जो एक ही डायरेक्शन में 100% कंप्लीट हो जाए, 100% कंप्लीट। इन सिंगल की जगह वर्ड यूज करो फॉरवर्ड, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस केस में क्या है, नेवर 100% कंप्लीट इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन। फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होंगी। ऐसी रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होगा। इन रिवर्सिबल रिएक्शंस when rate of forward reaction will equal to rate of backward reaction, the phase is known as equilibrium state. मतलब हमें चाहिए रेट ऑफ फॉरवर्ड WARD फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हिंदी में इसी को कहते हैं अग्रभिक्रिया की दर।
की दर बराबर हो जाएगी पश्च अभिक्रिया की दर। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट आपस में बराबर हो जाएगा तो इस फेज को, रिएक्शन के इस स्टेट को, प्रोसेस के इस स्टेट को इक्विलिब्रिया को। इससे पहले कि मैं केमिकल इक्विलिब्रिया की तरफ जाऊं, कुछ चीजें समझ लीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम वर्ड में अधिकतर बच्चों को परेशानी। 90% बच्चे इक्विलिब्रियम वर्ड सुनते ही ये कह देते हैं कि 50% रिएक्शन इधर हो रही है, 50% उधर हो रही है, मतलब 50% रिएक्टेंट है, 50% प्रोडक्ट है, उसको इक्विलिब्रिया कहेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले इक्विलिब्रिया समझने की कोशिश कीजिए कि इक्विलिब्रिया या साम्यावस्था क्या चीज होती है। इस समय में केमिकल के बारे में नहीं बता रहा, सिर्फ इक्विलिब्रिया के बारे में बता रहा। तो जरा इक्विलिब्रिया के बहुत सारे टाइप्स बता रहा हूं, समझिए। इक्विलिब्रिया सबसे आसान थर्मल इक्विलिब्रिया, तापीय साम्यावस्था। क्या होती है थर्मल इक्विलिब्रियम? मान लीजिए एक कंटेनर में एक लिक्विड रखा है ए, दूसरे कंटेनर में एक लिक्विड रखा है बी। ठीक है, ये T1 केल्विन पर रखा हुआ है टेम्परेचर, ये T2 केल्विन पर रखा है। ठीक, इन दोनों को मिक्स किया। जरूरी नहीं है कि ए और बी अलग अलग, मैं दोनों को मान सकता हूं। मान लो दोनों वाटर, ये भी वाटर है और ये भी वाटर, दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं। मैं मान लेता हूं कि T1 ग्रेटर देन T2, ये वाटर 100 डिग्री, सॉरी 100 तो मत कहो, थोड़ा कम कह दो, 90 डिग्री पर रखा है और ये वाटर 25 डिग्री पर रखा। जब हमने मिक्स किया बड़े कंटेनर में दोनों को, तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा? इस कंटेनर का टेम्परेचर T1 होगा या T2? इस कंटेनर का टेम्परेचर होगा T3। इस केस में क्या हुआ? दोनों को मिक्स करने पर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। क्यों? जो कम वाला था, भाई हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। हॉटर बॉडी 90 डिग्री वाला हीट ट्रांसफर करता गया 25 डिग्री वाले की तरफ। यही काम तो रोज करते हो आप। गीजर ऑन करते हैं, पानी ज्यादा गर्म हो जाता है, बाल्टी में थोड़ा सा गर्म पानी जो है 1/4 बकेट गर्म पानी डालते हैं, फिर ठंडा पानी मिला देते, आपके नहाने लायक पानी गर्म हो जाता है। दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी आपस में बराबर हो जाए, कोई हीट ट्रांसफर ना हो पाए। यहां पर हीट ट्रांसफर होने के बाद एक सॉल्यूशन ऐसा बन गया जिसके हर पार्टिकल का टेम्परेचर सेम, तो इसको थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया ए और। मैं ऐसे भी कह सकता हूं ए और बी, इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है कि ए और बी दो टम्बलर्स को आसपास रख दिया, एक T1 टेम्परेचर पर, एक T2 टेम्परेचर पर, और ये जो वॉल है इससे हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो थोड़ी देर बाद दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर बराबर। वही काम मैंने मिला के किया था कि दोनों को मिला दिया।
तो इसका मतलब जब ये दोनों सेम T1 बराबर, मतलब T1 बराबर, ये एक ऐसा केस आ जाएगा जब T1 बराबर T2 आ जाए, जो केस ये मैंने T3 केल्विन वाला बताया। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? तो जब हीट ट्रांसफर, इसको क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये पहला केस। अब कोई हीट ट्रांसफर इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड जो है प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस, दोनों का रेट कांस्टेंट हो जाए। अच्छा, एक दो और, एक फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात कर, फिजिकल इक्विलिब्रिया, हिंदी में कहते हैं भौतिक साम्यावस्था। अब एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा इस थर्मल वाले से। कैसे? मान लीजिए हमने एक गिलास पानी में, ये पानी था, इसमें हम लगातार 1+1+1+1 स्पून शुगर मिला। हमने ये देखा पहली चम्मच घुल गई, दूसरी चम्मच, तीसरी चम्मच, चौथी चम्मच जब हमने घोली तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई, और इस वाटर में नीचे शुगर के पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन हो गया, शुगर के पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन हो गया। यहां कुछ शुगर के पार्टिकल बच गए, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती, और इस तरीके के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस समय क्या हो रहा है? क्या शुगर के पार्टिकल नीचे बैठे हुए हैं या शुगर के पार्टिकल घुल रहे हैं? दोनों काम एक साथ हो। कैसे? जो शुगर के भाई यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस थे, उनमें शुगर के पार्टिकल जाके फिट हो गए। अब जब ये जो प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल है, ये क्या काम करेंगे, ये ऊपर जाएंगे और पहले से डिसॉल्व पार्टिकल को वापस नीचे भेजेंगे, मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस शुरू होगी। जो अनडिसॉल्व पार्टिकल्स हैं, जो घुले नहीं हैं, वो जाके घुलना शुरू होंगे, जो घुले हुए पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये प्रोसेस बहुत तेजी से होगा, मतलब जितने पार्टिकल दोबारा से डिसॉल्व हो रहे हैं, उतने ही डिसॉल्व पार्टिकल दोबारा से प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, घुलनशीलता की दर बराबर हो जाएगी रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण की दर। जितनी तेजी से डिसॉल्व होगा उतनी तेजी से ही प्रेसिपिटेट होगा, इन दोनों के रेट बराबर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, रेट की बात कर। इसको फिजिकल इक्विलिब्रिया कहेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर आप इसे हीट कर दो तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, शुगर पार्टिकल आपको वापस मिल जाएंगे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। इसको फिजिकल इक्विलिब्रिया या भौतिक साम्यावस्था कहा है। तो इक्विलिब्रिया का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये पार्टिकल जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बार बार ऊपर जाके डिसॉल्व हो रहे हैं और डिसॉल्व पार्टिकल को धक्का देके नीचे भेज, फिर डिसॉल्व हो रहे हैं धक्का देके। तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। ये प्रोसेस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लगातार हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन, ये लगातार, इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब जरा ध्यान से देखिए तीसरी बात, केमिकल इक्विलिब्रिया। अब यहां से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रिया की बात, थर्ड कॉन्सेप्ट इज केमिकल इक्विलिब्रिया।
क्या चीज है? रासायनिक साम्यावस्था या केमिकल इक्विलिब्रिया, क्या चीज? मान लो बेटे एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी कि ए से बी बन रहा है, ठीक है भैया, बहुत हुआ ऐसा कि ग्राफ के थ्रू इसको समझिए। शुरुआत में आपके पास सिर्फ ए था, वो धीमे धीमे बी में कन्वर्ट होने लगा। तो पहला केस ये है कि ए लगभग सारा का सारा बी में कन्वर्ट हो चुका है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है जो लगातार डिक्रीज कर, और बी धीमे 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 काफी ज्यादा क्वांटिटी बन चुका है और अब कोई चेंज नहीं हो रहा। इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखो। अगर मैं इसके आगे ये लाइन आगे बढ़ाता जाऊं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। क्या ए 100% बी में कन्वर्ट हो गया? नहीं। अगर 100% कन्वर्ट होता तो ये लिमिटिंग लाइन को टच कर लेता। 100% बी में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन इस केस में जो बी का कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है ए के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में एट इक्विलिब्रिया। क्या कहना चाहता है कि ए लगभग 95%, 98%, 99% बी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन 100% नहीं। अच्छा, अगर ए 99% बी में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर 100 क्यों नहीं हो रहा ना? 99 होने के बाद उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो 99 के आगे नहीं जा सकता, 100 नहीं हो सकता। तो इक्विलिब्रिया कब स्टैब्लिश हुई? इक्विलिब्रिया तब स्टैब्लिश हुई जब लगभग प्रोसेस होने वाला, लगभग प्रोसेस खत्म होने वाला। लगभग प्रोसेस खत्म नहीं हो सकता, इक्विलिब्रिया है। तो पहली तरीके की इक्विलिब्रिया ये स्टैब्लिश हो सकती है जब रिएक्शन ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू कंप्लीशन, रिएक्शन लगभग खत्म हो चुकी थी। मान के चल रहा हूं 99% ए का कन्वर्जन बी में हो चुका है। अब क्या हुआ? अब 99 के आगे का खेल ये है कि जितने पार्टिकल ए के बी में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल बी के ए में भी कन्वर्ट। तो अब वो 100 कभी नहीं हो सकता। ये पहला केस। अच्छा, दूसरा केस, ये केस नंबर 1। चलो भैया केस नंबर 2 की बात करते हैं। ए और बी के बारे में ही बात कर रहा हूं। मान लेता हूं ए ने बी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ और वैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए था, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी था। मान लेता हूं 2%, 1%, 3%, 5% ए बी में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही 5% तक कन्वर्जन हुआ रेट सेम हो, मतलब जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा था उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को इक्विलिब्रिया नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल, ये प्रोसेस भी इक्विलिब्रिया। इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ ए वेरी वेरी हाई in comparison to that of the B at equilibrium. यहां लिख सकते हैं reaction has almost approaches to completion at equilibria। मैं हिंदी बोले दे रहा हूं कि रिएक्शन लगभग खत्म हो चुकी है। अच्छा, इस केस में रिएक्शन has
hardly proceeded at all, and equilibrium is established. मतलब रिएक्शन बस शुरू ही हुई थी और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इसका क्या मतलब? जैसे ही 2% 3% ए बी में कन्वर्ट हुआ, एक ऐसी फेज आ गई जहां जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा था उतना ही बी वापस ए में कन्वर्ट हो। तो ये इक्विलिब्रिया कब एस्टैब्लिश हुई? जब सिर्फ 2 या 3% या 1% रिएक्शन हुई थी, तो उस समय ए का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। अच्छा, और कोई भी तरीका? जी हाँ, एक तरीका और, केस नंबर 3, जो मेजॉरिटी में बच्चे समझते हैं कि ए धीमे 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 50% डिक्रीज हुआ, बी धीमे 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 50% इंक्रीज हुआ, और यहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। तो भैया इक्विलिब्रिया का मतलब ए और बी का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होगा, ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रिया का मतलब है जितना रिएक्टेंट ए में कन्वर्ट हो रहा है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। एक ऐसी फेज जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है तो उस फेज, उस स्टेज, उस अवस्था, उस पोजीशन को केमिकल इक्विलिब्रिया या रासायनिक साम्यावस्था कहा जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रिया इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर। साम्यावस्था सदैव गतिक होती है, हमेशा चलने वाली। इक्विलिब्रिया सदैव डायनेमिक होगा। आप ये मत समझ लेना कि जब इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो गया तो ए का कन्वर्जन बी में या बी का कन्वर्जन ए में नहीं हो रहा है, लेकिन जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बातें समझ में आई आप लोगों को? बोलो बेटे। यस सर। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेज है जहां पर जो है 50% ए बी प्रेजेंट है, यहाँ पर बी 99% प्रेजेंट है, ए 1% प्रेजेंट है, यहाँ पर ए 1% प्रेजेंट, ए 99% प्रेजेंट है और बी 1% प्रेजेंट है। हो सकता है 1% 2% के बाद ही इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो गई। चलिए भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, वो समझिए। कह रहा है कि rate of a chemical reaction is directly proportional to the active masses of reactants. Rate of a reactant is directly proportional to its active mass and rate of a reaction is directly proportional
to the product of active masses of reactants। बेटा ये जो लिखा है इसे मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको। किसी भी अभिकारक या रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर के कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहते हैं। तो किसी भी रिएक्टेंट का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किसी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर एग्जांपल। एग्जांपल ले लिया, A moles of A plus B moles of B एक रिवर्सिबल रिएक्शन में स्मॉल c मोल्स ऑफ C प्लस स्मॉल d मोल्स ऑफ D बना रहा है। क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉरवर्ड में तो रिएक्टेंट A और B है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं की पावर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर। चलिए इसको कर लेते हैं RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर KF वेलोसिटी कांस्टेंट, A की पावर A और B की पावर, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बैकवर्ड रिएक्शन होने लगी तो ये रिएक्टेंट हो जाए, इनमें रिएक्शन होके A और B बनने लगेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी C की पावर C इंटू D की पावर D। चलो भैया क्या बन जाएगा? RB बराबर KB कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू D की पावर D। ये बन गया भैया। अब ध्यान से देखिए, बेटा KF and KB are velocity constant for forward and backward reactions। वेलोसिटी कांस्टेंट वेग नियतांक, KF और KB वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के और बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब आप अपने आप बताइए, एट इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जरा करके देखिए, KF कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू B की पावर B बराबर KB कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू D की पावर D। तो KF बाई KB बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, ये D लिखा है बेटे, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। और इसी KF और अपॉन KB को हम KC कहते हैं। KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
अच्छा जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इस केसी को। मैंने कहा एक्टिव मास मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक केसी, केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा अगर गैसियस फेज रिएक्शन हो, सॉल्यूशन ना हो तो कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाओ। तो यहां पर अगर मैं कहूं के पी तो उसको कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि गैसीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, गैसियस रिएक्शंस जो होती हैं, इन द केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस द कंसंट्रेशन इज termed as pressure या concentration is measured in terms of pressure, प्रेशर को ही कंसंट्रेशन मान के चला जाता है। तो अगर केपी के टर्म में मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहूं तो जरा पीछे आओ। केसी क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था सर। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था तो केसी का वैल्यू क्या था? जरा इस रिएक्शन को देख के बताइए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो जरा पीछे भी कर लीजिए, केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर, इतना हो जाएगा। चलो भैया, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आराम से यूनिट निकाली जा सकती है। जिस तरीके से प्रेशर अगर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन में तो भी आराम से यूनिट निकाली जा सकती है। जो पावर्स हैं C प्लस डी माइनस ए प्लस बी कर देंगे, आराम से इसकी यूनिट निकाली जा सकती है। चलिए बेटे, एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिला रहा हूं, पीवी बराबर एनआरटी फॉर आइडियल गैस। ये भी आगे काम आएगा। तो P बराबर N बाई वी आर टी, तो P बराबर C कंसंट्रेशन इंटू आर, ये फॉर्मूला याद रखो। और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन निकालने जा रहे। तो यहां तक आज इस क्लास में मैंने आपको केपी और केसी के बारे में समझाया, इक्विलिब्रिया समझाया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझाया, इक्विलिब्रिया के टाइप बताए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को केपी और केसी के बीच में रिलेशन से शुरू करूँ। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में।